19 अक्टूबर 2025 की यह बात है। जम्मू कश्मीर की एक जगह है जिसका नाम है बनपोरा। बनपोरा नौगांव में जैश ए मोहम्मद के कुछ पोस्टर थे जो दीवारों पर लगे हुए थे। इसी बीच में जम्मू कश्मीर की पुलिस को पोस्टर दिखाई देते हैं और पुलिस ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया और यह जानने की कोशिश की कि आखिरकार दीवारों पर जैश ए मोहम्मद की जो तस्वीरें हैं किसने लगाई हैं। यह पाकिस्तान का एक आतंकवादी संगठन है और कश्मीर में आखिरकार यहाँ पर इसका नाम क्या काम का है। बस यह बात जानने की कोशिश की जा रही थी और नाम सामने आता है डॉक्टर आदिल अहमद। डॉक्टर आदिल अहमद का नाम आता है और उसे गिरफ्तार किया जाता है, जिससे पूछा जाता है कि आखिर पोस्टर को चस्पा करने के पीछे क्या कारण है। तुम क्या इस देश में आतंकी साजिश को अंजाम देने की जो कोशिश में जुटे हुए हो। पुलिस का अपने तरीके से काम कर रही थी और एक नाम सामने आता है हरियाणा के गुरुग्राम का, यानी कि एक गुरुग्राम में एक अल फलाह यूनिवर्सिटी है और अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर एक सीनियर डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर शकील मुजम्मिल है। पुलिस ने अभी तक जम्मू कश्मीर की एक पुलिस इसमें काम कर रही थी और जैसे ही हरियाणा के गुरुग्राम का नाम सामने आता है तब हरियाणा की जो पुलिस से भी संपर्क किया जाता है। अब जम्मू कश्मीर हरियाणा की पुलिस और साथ ही इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी इसमें शामिल किया जाता है और तीनों ने मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन शुरू कर दिया था ताकि यह पता चल सके कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। अभी 30 अक्टूबर 2025 को डॉक्टर मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ की जा रही थी कि हमें कुछ पुख्ता जानकारी मिली हुई है और पुख्ता सबूत हैं, तुम्हारा किस कुछ बड़ी घटना को तुम लोग अंजाम देने वाले हो। इससे पहले कि वो कोई बात बता पाता पुलिस को यह जानने में कोई कुछ समय लग जाता है। यह तारीख 9 नवंबर 2025 को पुलिस ने हरियाणा प्रदेश के फरीदाबाद के पास में एक गांव लगता है जिसका नाम है धौज गांव। धौज गांव में एक ऐसा मकान था जो एक तरह से गोदाम के रूप में था जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने जब वहां जाकर रेड मारी, वहां देखने की कोशिश की तो वहां पर जो 12 छोटे बड़े सूटकेस मिलते हैं। जब सूटकेसों को देखा जाता है तो उसके अंदर 358 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ है। ऐसा विस्फोटक पदार्थ यदि वह फट जाए तो उसका गलत रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है और कई किलोमीटर तक धमाका होगा जिसमें बड़ी संख्या में जान जा सकती है और बड़ी संख्या में नुकसान होता है। तो पुलिस ने अब आगे की ओर जब देखना शुरू किया और पड़ताल शुरू करना शुरू किया तो इसी जगह पर पुलिस को एक असॉल्ट राइफल मिलती है जो AK-47 से थोड़ा सा साइज उसका छोटा होता है। मारक क्षमता उसकी AK-47 से कम नहीं होती है और 3 मैगजीन मिलती हैं इस डॉक्टर की निशानदेही के आधार पर। 84 जिंदा कारतूस मिलते हैं, एक पिस्टल मिलती है, 8 लाइव राउंड मिलते हैं। जैसे ही इतना बड़ा कुछ मिल जाता है और मिलने के बाद चाहे IB हो, हरियाणा पुलिस हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, वो एक तरह से अपने मन में खुशी मना रही थी। पुलिस इसलिए खुशी मना रही थी, उन्हें लग रहा था कि हमने देश में होने वाली कोई बड़ी आतंकी घटना को टाल दिया है, खत्म कर दिया है, उसको नस्तो नाबूद कर दिया है। बस यह सोचकर वो अभी इस बात की खुशी ही मना रहे थे, या कह सकते हैं कि पुलिस अपनी जांच पड़ताल को और आगे बढ़ा रही थी इससे पहले कि पुलिस IB और या फिर और जांच एजेंसियां किसी जांच नतीजे पर पहुंचती। एक बहुत बड़ा जो धमाका हो जाता है, ऐसा धमाका हो जाता है कि उस धमाके की गूंज पूरे भारत ही नहीं बल्कि आसपास के मुल्कों तक भी सुनाई देती है। इसमें लगभग 12 से 13 लोग मारे जाते हैं, करीब करीब 25 से 30 लोग इसमें घायल हो जाते हैं। क्या है पूरी कहानी, इस कहानी के माध्यम से जानने की समझाने की जो कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ इंसाफ खान और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इंसाफ डीलर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली लाल किला से लगभग 300 मीटर दूर लाल किला मेट्रो स्टेशन है, उसका गेट नंबर, और यह तारीख है 10 नवंबर 2025 की। शाम के लगभग 7 बजे के होंगे जब वाहन धीरे धीरे, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां सामने लाल किला है और दूसरी तरफ जो चांदनी चौक है, यहाँ पर भीड़ अक्सर कर बहुत ज्यादा रहती है, चाहे रात हो या फिर दिन हो। यहाँ लोग एक दूसरे से सट के चलते हैं, वाहन भी एक दूसरे से जो सट के ही चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। और जब लाल किला बत्ती हो जाती है तब कुछ स्थिति और भी भयानक हो जाती है।
क्योंकि ज़्यादा वाहन हो जाते हैं और धीरे-धीरे करके कदम आगे बढ़ते हैं। और इसी बीच में एक ज़ोरदार धमाका होता है और जैसे ही धमाका होता है तो एक आग का गुब्बारा जो होता है वो चारों तरफ फैल जाता है। इसकी गूंज लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में सुनाई देती है। लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार हुआ तो क्या हुआ? जो भी आसपास के लोग थे एक दूसरे से जो सट के चल रहे थे, जो वाहन थे जो सट के चल रहे थे, उस आग के गोले ने बड़ी संख्या में वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। बड़ी संख्या में लोगों को भी अपनी चपेट में ले लिया। बस इस जोरदार धमाके बाद लोगों में जो भगदड़ मच जाती है, अपनी जान बचाने की तमाम कोशिशें करने लग जाते हैं। लोगों में जो अफरा-तफरी मच जाती है, एक दूसरे की जान बचाने की कोशिश भी कर रहे थे। जो इस धमाके की जो जद में आ जाता है, उसके जो चीथड़े उठ जाते हैं। और जो इस धमाके की उस आग का गुब्बार में आ जाता है, वो बुरी तरह से झुलस जाता है, जल जाता है। यहाँ बस चीख-पुकार मची थी। जिसको जैसा मौका मिल रहा था, वो वैसे ही जो बचने की कोशिश कर रहा था और एक दूसरे को जो बचाने की कोशिश में भी जुट जाता है। और आग का जो रूप था वो विकराल रूप हो जाता है। तभी नज़दीकी पुलिस को सूचना दी जाती है और फायर ब्रिगेडों को भी जो सूचना दी जाती हैं। जैसे ही सूचना मिलती है तो पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचने के बाद यह जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। और इसी बीच में कई वीडियो थे जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होना शुरू हो जाते हैं। जैसे वाहनों में आग लग रही थी, लोगों में भगदड़ मची हुई थी। एक वीडियो ऐसा भी था जिसमें यह कहते हुए सुना जा रहा था कि एक i20 कार है जिसके पिछले वाले हिस्से में जहां पर सीएनजी का जो सिलेंडर है वह रखा होता है, उसमें बड़ा धमाका हुआ है। जिसकी वजह से धमाका जो कुछ इस तरह बात थी, सभी तरह के लोग थे जो अपनी तरह से अंदाजा लगाए जा रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंचती है और घायलों को तुरंत ही तत्काल प्रभाव से अस्पताल में भर्ती करती है। जो मृतक थे उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो रहा था। और गिनती ये जब शुरू होती है तो कभी 8, कभी 9, कभी 10, कभी 11, इस तरह से वक्त दर वक्त गिनती है जो बढ़ती चली जाती है। जब हम इस घटनाक्रम को सुना रहे थे तब इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में 13 मृतकों की जो संख्या बताई थी और लगभग 21 से 22 लोगों के आसपास घायल होने की जो संख्या बताई थी। अब पुलिस हो या फिर जांच एजेंसियां हो, सभी मौके पर पहुंचने लगती हैं, जांच पड़ताल करने में जो जुट जाती हैं कि आखिरकार यह कोई आतंकी घटना है या सचमुच में ही यह सिलेंडर फटा है। क्या है पूरा मामला? जब पुलिस प्रशासन जांच टीमें जो जांच पड़ताल में जुटी हुई है तभी एक सीसीटीवी कैमरे वाले खाने में जाते हैं और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से यह पता चलता है कि i20 कार जिसका नंबर था HR26 CE7674, इस गाड़ी के बारे में जब जानकारी जुटाने की कोशिश की जाती है तो ये जानकारी है जो मिलती है सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से। जैसे जैसे कैमरे जो बैक कर रहे थे, बहुत बड़ी संख्या में पुलिस वाले इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। और यह 10 नवंबर 2025 की सुबह लगभग 7 से 7:30 बजे के आसपास की टाइम होगा। एशियन हॉस्पिटल फरीदाबाद में यह गाड़ी देखी जाती है। यहाँ से निकलने के बाद टोल रिकॉर्ड के अनुसार 8:30 बजे के आसपास बदरपुर टोल पर यह फरीदाबाद से दिल्ली की तरफ रुख करती है। और यही गाड़ी है जिसमें ब्लास्ट होता है, धमाका होता है और उस गाड़ी का यह ओखला इंडस्ट्री एरिया की तरफ जाती है। वहां पर जब इसमें शायद तेल खत्म हो रहा था या कम हो रहा था, तब यह तेल भी भरवाती है। यहाँ के बाद गाड़ी जो i20 कार है वो लाल किला के परिसर में सुनहरी मस्जिद के पास पार्किंग में जाकर खड़ी हो जाती है। दोपहर तकरीबन 3:30 बजे के आसपास और शाम लगभग 7 बजे तक यह पार्किंग में रहती है। और जैसे ही पार्किंग से निकल के जाती है तो पूरा देश इस कार के बारे में जो जानने की कोशिश में जुट जाता है। और सबसे ज्यादा जानने में जुटे हुए थे जो एजेंसियां थी, जांच एजेंसियां, चाहे वह NI हो या IB हो या दिल्ली पुलिस हो या फिर कई दिनों से जो काम कर रही थी हरियाणा पुलिस हो या फिर जम्मू कश्मीर एंड पुलिस हो। अब इसी बीच में एक नाम सामने आता है जो कि RTO के दफ्तर में इस नंबर के बारे में पता निकाला जाता है कि यह कार किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। इसमें जो धमाका हुआ था आखिरकार इसकी जो मालिक का नाम पता चलता है जिसका नाम था मोहम्मद सलमान। शांति नगर हाउस नंबर 631/2021 यहाँ पर वह रहता था। और
गुरुग्राम, यह हरियाणा का ही एड्रेस है। पुलिस जब इसके घर जाती है तो घर जाने के बाद पता चलता है कि यह मोहम्मद सलमान खान का घर नहीं है, बल्कि यह घर तो दिनेश का है। अब दिनेश का दरवाजा खटखटाया जाता है तो उसकी माँ भी निकल के आती है और दिनेश भी निकल के आता है। उससे पूछा जाता है कि मोहम्मद सलमान से हमें बातचीत करनी है, उसके बारे में कुछ जानकारी जुटानी है। तो घर वाले कहते हैं कि यह घर दिनेश का है, ना कि मोहम्मद सलमान का है। यह मोहम्मद सलमान जो था साल 2016 में आता है और साल 2021 के बाद यहाँ से चला जाता है। जब लॉकडाउन लगा हुआ था तब एक कमरे में रहता था, उसी में वह अपनी जिंदगी गुजार रहा था। गिलास की कंपनी में काम करता था। फिलहाल अब वह ग्लोबल सोसाइटी सोहना में शिफ्ट हो गया है। तभी पुलिस की टीम जो होती है वो इसे दिनेश को अपने साथ लेके जाती है ताकि यह पता चल सके, उसके चेहरे की पहचान हो सके कि मोहम्मद सलमान कैसा दिखता है, कैसा नहीं दिखता है, कहाँ रहता है, कहाँ नहीं। जब इस उसके एड्रेस पे पुलिस पहुंचती है तो दरवाजा खटखटाया जाता है तो उसकी बेटी निकल कर आती है और बेटी पूछती है, जी क्या बात है, आपको किससे बात करनी है। तो उनसे कहा जाता है कि हमें मोहम्मद सलमान से बात करनी है और वो कहती है कि मोहम्मद सलमान तो अंदर घर में सोए हुए हैं, मैं अभी उठा के ले आती हूँ। वो मेरे अब्बू लगते हैं। इस तरह से वो लड़की अंदर जाती है और अपने अब्बू को बाहर लेके आती है। बाहर कुछ अधिकारी खड़े हुए थे, जो पुलिस वाले खड़े हुए थे, जांच एजेंसियों के ऑफिसर खड़े हुए थे। और मोहम्मद सलमान जब उनसे बातचीत करना शुरू करता है तो उनको वो पहले तो हिरासत में लेते हैं और हिरासत में लेने के बाद उनसे जो पूछताछ करते हैं कि आपकी जो गाड़ी है i20 कार, इस गाड़ी के बारे में आप क्या जानते हैं। वो कहता है कि साहब ये गाड़ी मेरे नाम पर रजिस्टर्ड थी, लेकिन फिलहाल मेरे पास ये गाड़ी नहीं है। अब इसे लगभग 1.5 साल पहले उसने इस गाड़ी को जो देवेंद्र नाम के एक व्यक्ति को बेच दिया था और देवेंद्र नाम के व्यक्ति के पास ही यह गाड़ी होगी। उसके बाद इसके पास कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने बस एक चैन से दूसरी चैन की जो कड़ियों को आपस में जोड़ना शुरू कर दिया और चैन दर चैन जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। तो पता चलता है कि 1 साल में इस कार को, जिसका नंबर HR26 E7674 है, यह गाड़ी को 1 साल में 7 अलग अलग लोगों ने खरीदा था। 7 अलग अलग लोगों ने इसके जो मालिक बन जाते हैं और अंत में इसका मालिक होता है जिसका नाम होता है तारिक। तारिक ने अंत में गाड़ी खरीदी थी जो कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला होता है। बस पुलवामा के कान यहीं से खड़े हो जाते हैं। अब पुलिस के दिमाग में बिल्कुल इस बात से सटीक फिट बैठ जाता है कि शायद यह गैस सिलेंडर तो फटा नहीं है, सीएनजी तो फटा नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ इसमें जो गड़बड़ है। अब इस मामले की जो जांच पड़ताल करना शुरू किया गया तो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अब तो ड्राइवर है, उसके चेहरे को पहचानने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि उसने काले रंग का एक मास्क लगाया हुआ था, चाहे वो दिल्ली का हो या मुंबई का हो। ऐसे बड़े बड़े शहर हैं, उसमें कुछ इस तरह के महंगे महंगे जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। यदि उन सीसीटीवी कैमरों की रेंज को देखा जाए तो बताया जाता है कि 1 डेढ़ 2 किलोमीटर तक की उनकी रेंज है। ये बहुत ही साफ सुथरा दिखाया जा सकता है उनसे। तो वो तो दिल्ली जैसी जगह है, वहाँ पर भी लाल किले के आसपास की बात है और वो भी चांदनी चौक के आसपास की बात। बड़ा सेंसिटिव एरिया माना जाता है। वहाँ से कोई व्यक्ति अगर गुजरे तो जाहिर सी बात है उसके तो एक एक अंक को भी देखा जा सकता है। उस कैमरे में इतनी क्वालिटी होती है कि जब कैमरे उस क्वालिटी के माध्यम से पता करने की कोशिश की जा रही थी तो जहाँ जहाँ से वह कार चली आ रही थी, हर जगह जहां उसे तेल डलवाया था वहां से जब पता चलता है तो एक व्यक्ति जिसकी शक्ल काफी मैच कर रही थी, डॉक्टर मोहम्मद उमर नबी उर्फ मोहम्मद उमर मोहम्मद से। हालांकि उसने मास्क लगाया हुआ था। जब उसके बारे में पता चलता है तो वह फिलहाल वर्तमान में अल फलाह मेडिकल कॉलेज में इसकी पोस्टिंग होती है और वहीं ऐसा दावा किया जा रहा था कि वही कार में बैठा हुआ था। और जब यह कार फटती है, जब ये कार में धमाका होता है तो उसने वो भी धमाके में उसके भी जो डॉक्टर के भी चीथड़े उड़ जाते हैं। लेकिन जब पुलिस ने और थोड़ी सी इसके बारे में जांच पड़ताल करना शुरू किया तो उमर ने JMC श्रीनगर से MD की पढ़ाई की हुई थी। MD पढ़ाई करने के बाद अनंतनाग में सीनियर रेजिडेंट भी रह रहा था।
और उसके बाद वह फरीदाबाद में आकर शिफ्ट हो जाता है। एक तरफ तो यह धमाका होता है और उससे ठीक 24 घंटे पहले 10 नवंबर 2025 को हरियाणा के फरीदाबाद के पास धोज गांव में जो लगता है, उसमें वहां बड़ी मात्रा में जो 358 किलोग्राम के आसपास जो विस्फोटक पदार्थ था। अब पुलिस ने और जांच एजेंसियों ने इन कड़ियों को आपस में जोड़ना शुरू किया है और जैसे जैसे यह खबर सोशल मीडिया पे, अखबारों में या फिर अलग अलग टीवी चैनल्स पे चलना शुरू होता है, तो फिर देश के प्रधानमंत्री हों या राष्ट्रपति हों या फिर गृह मंत्री हों, सभी ने इस मामले में जो अपडेट लेना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, हमारा जो सरकार से और पुलिस से यही अनुरोध रहेगा कि जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सरकार को जो सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उनको सलाखों के अंदर डालना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये स्टोरी है कैसी लगी, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। और आप लोगों से एक छोटी सी अनुरोध और रहेगा कि अगर आपने हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट में अपना नाम ज़रूर लिखना है, जिससे कि हम अगली वीडियो में आप लोगों का जो नाम है ले सकें। तो हम लेते हैं आप लोगों से अलविदा।